तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। सबसे पहले तो माफ़ी मांगते हैं कि आज का ये एपिसोड थोड़ा लेट हुआ है। उसका कारण है, मैंने ऑलरेडी आपके लिए एक एपिसोड बना के लोड किया हुआ था जो 7 बजे रिलीज़ होना था। लेकिन शाम को 5 एक बजे कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स आनी शुरू हुई कि मुझे वो एपिसोड रोक के बहुत सारे फ़ोन करने पड़े मुंबई में लोगों से, अफसरों से, इधर उधर उसकी और कुछ खबर निकालने के लिए। और वो खबर थी कि आज नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी NIA ने दाऊद इब्राहिम और उसके सहयोगियों के ऊपर बहुत बड़ी कार्रवाई की है। उसमें कुछ लोगों को अरेस्ट किया गया है और बहुत से लोगों को क्वेश्चनिंग के लिए डिटेन किया गया है। ये पहली बार नहीं है, पिछले 4 महीने में तीसरी बार NIA की कार्रवाई हो रही है। इसके साथ साथ एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट और इनकम टैक्स की कार्रवाई भी दाऊद इब्राहिम गैंग और उसके साथियों के खिलाफ चल रही है पिछले 4 एक महीने से। तो मैं जानने की कोशिश कर रहा था कि ऐसी कौन सी बात है कि NIA, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट, इनकम टैक्स, CBI और हमारी लोकल पुलिस एजेंसीज के पास ऐसा क्या लगा, क्या खबर आई उनके पास, क्या इन्फॉर्मेशन थी, क्या अंदेशा था, या क्या कोई संदेश देना चाहते हैं। तो ये सब कुछ जानने के लिए ये आज का एपिसोड बनाने के लिए देरी हुई है। उसके लिए एक बार फिर आपसे क्षमा चाहता हूँ। तो आज की बात करते हैं कि इतने दिनों के बाद, पिछले 4 महीनों की कार्रवाई के बाद NIA ने आज छोटा शकील के बहनोई, मतलब जीजा, छोटा शकील की बहन के हस्बैंड अबू बकर, हाजी अबू बकर उर्फ भाईजान को, आरिफ उनका पूरा नाम है, आरिफ भाईजान, उनको आज अरेस्ट किया है। फॉर्मली डिटेन नहीं किया, अरेस्ट किया है। और उसके साथ साथ उनका एक और भाई रिश्तेदारी में जो लगता है, जिसका नाम शबीर शेख है, उसको भी अरेस्ट किया है। तो एक ही घर के 2 लोगों को आज NIA ने अरेस्ट किया है और कल उनको कोर्ट में पेश किया जाएगा। और आपको याद होगा कि 2 एक दिन पहले इसी किस्म की एक और कार्रवाई में 4-5 लोगों को हिरासत में लिया गया था, जिनमें फ्रूट वाला, सलीम फ्रूट वाला या सलीम फ्रूट जिसको कहते हैं वो, और एक और शख्स गुड्डू पठान जो करीम लाला के रिश्तेदारी से आता है। उनको भी डिटेन किया गया था 2 एक दिन पहले। और उसके पहले जब ये कार्रवाई शुरू हुई थी तो सबसे पहली जो रेड हुई थी नागपाड़ा और ये पूरे एरिया में, उसमें जितने दाऊद के करीबी थे, हसीना पारकर का घर, इकबाल कासकर का घर और बहुत से लोगों के घर वहाँ पे रेड हुई थी। और इकबाल कासकर को, दाऊद के छोटे भाई को, स्पेशल कस्टडी NIA ने ली थी कोर्ट के थ्रू, जो जबकि इकबाल कासकर आर्थर रोड जेल में या पता नहीं थाना जेल में था, वहाँ से उसको ला के उसकी इंटरोगेशन की गई थी। तो कुछ ना कुछ तो बड़ा है जो NIA अभी तक बता नहीं रही है, या तो कुछ ऐसा होने वाला था जिसकी खबर NIA को लगी और उन्होंने उसको रोक लिया। वो जो कुछ होने वाला था वो होने नहीं दिया। या दूसरी बात ये हो सकती है कि अभी भी कुछ बड़ा होने वाले का अंदेशा NIA को है और वो बड़े लेवल पे धर पकड़ कर रहे हैं। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आप NIA की 4 महीने पहले दायर की FIR, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट देखें,
उसमें कुछ संगीन किस्म के इल्ज़ाम लगाए गए हैं। जो एफआईआर में जो पुलिस बताती है, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज बताती हैं कि ये एफआईआर का मकसद क्या है, उसमें 3-4 बातें बहुत अहम हैं, उनका जिक्र नहीं हुआ आज तक। उनमें सबसे बड़ी बात एनआईए ने ये कही थी कि ये गैंग, कौन सा गैंग? दाऊद इब्राहिम और उसका गैंग, और इन जैसे और बहुत सारे लोग, जिनमें छोटा शकील शामिल है, टाइगर मेमन और उसका भाई अयूब मेमन शामिल है, जिसमें लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, इन सब के नाम एनआईए ने लिए हुए हैं कि ये सब लोग मिलके हिंदुस्तान के खिलाफ टेरर एक्टिविटीज़ करते हैं, और टेरर एक्टिविटीज़ करने के लिए फंड जनरेशन किए जाते हैं, पैसा इकट्ठा किया जाता है। वो पैसा कई तरीक़ों से हिंदुस्तान भेजा जाता है, और उन तरीक़ों में एक तो हवाला है, सबको पता है, एक एफडीआई होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, उसके थ्रू भी पैसा आ रहा है, लेकिन उसको भेजने वाले कौन हैं वो एक इन्वेस्टिगेशन का विषय है। तो इसी तरीके से कुछ ऐसे और बिजनेसेस हैं जिनके चलते हुए हिंदुस्तान के अंदर असेट जनरेशन की जा रही है। ये बहुत सीरियस चार्ज है एनआईए का। असेट जनरेशन का मतलब ये होता है कि आज ये लोग पैसा इकट्ठा करके किसी न किसी हाल से उसको हिंदुस्तान भेज के उसको इन्वेस्ट कर रहे हैं। असेट जो मैनेजमेंट है उसमें बिल्डिंगें बनाना, फ्लैट खरीद के रखना, कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदनी, स्टॉक एक्सचेंज से पैसा लगाना, सोने के कमोडिटी ट्रेडिंग में पैसा लगाना। तो इस तरीके से एक ऐसा असेट क्रिएट करके रखते हैं जिनको ज़रूरत पड़ने पे इमीडिएटली डिस्पोज ऑफ करके पैसा हाथ में लिया जा सके, ताकि टेरर जो एक्टिविटीज़ हैं उनको फाइनेंस किया जा सके। उसके अलावा एनआईए ने ये भी कहा कि ये लोग ड्रग ट्रैफिकिंग के में भी इन्वॉल्व हैं। उसके अलावा फेक करेंसी के रैकेट को भी ये लोग चला रहे हैं। तो इस तरह के सीरियस एलिगेशंस, सीरियस इश्यूज उठा के एनआईए ने वो एक 4 महीने पहले एफआईआर रजिस्टर की थी, जिसके चलते हुए ये इतनी बड़ी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। हालांकि अंदर की बात एनआईए खुल के नहीं कर रहा है, लेकिन जो सोर्सेज का कहना है, सूत्रों का कहना है, उसके तहत बहुत बड़े लेवल पे डी कंपनी और उसके साथ जुड़े हुए लोगों की धरपकड़, क्वेश्चनिंग चालू है। अभी भी 2 दिन में, पिछले 2 दिन में मेरे सूत्रों के मुताबिक 100 से ज़्यादा लोगों को क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया गया है। इन सब लोगों की स्टेटमेंट रिकॉर्ड होगी। अब एनआईए का दफ्तर मुंबई में तो आपको मालूम है छोटी सी जगह है, वहाँ तो 100 आदमी बैठने की जगह क्या छोड़ो, उनकी जो बाकी फैसिलिटी चाहिए होती है उसके लिए भी कोई मुहैया नहीं है सब सहूलतें। तो काफ़ी सारे लोगों को दूसरी एजेंसीज़ के ऑफिस में रखा गया है। जैसे कि डीआरआई के पास बहुत बड़ा ऑफिस है मेरिन लाइन पे मुंबई में, वहाँ पे काफ़ी सारे लोगों को रखा गया है। इसी तरह कुछ लोगों को कुछ और किस्म के जो सेफ किस्म के ऑफिस हैं, जहाँ आम तौर पे लोगों का आना जाना नहीं होता है। एनसीबी के ऑफिस में कुछ लोग रखे गए हैं, ईडी के ऑफिस में कुछ लोग रखे गए हैं, और डीआरआई के ऑफिस में, और उन लोगों की पिछले कई घंटों से लगातार इंटेरोगेशन जारी है। उनकी स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड की जा रही हैं। उनका जो स्टेटमेंट में बेसिकली क्या होगा इनका मैं आपको बता सकता हूँ कि उनकी पूरी बैकग्राउंड रिकॉर्ड की जाएगी। अब अगर आदमी आज फ़र्ज़ करो 40 साल की उसकी उम्र है, तो उसको पूछा जाएगा तुम्हारे बचपन से लेके
आज तक तुमने क्या 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 किया, कितनी प्रॉपर्टी आज के दिन में तुम्हारे नाम पे है, कितनी प्रॉपर्टी तुमने बेनामी बनाई है, और जो बेनामी बनाई है उसका पैसा कहाँ से किस तरीके से आया। और जब आदमी अंडर इंटेरोगेशन होता है तो वो सच बोलता है ज़्यादातर करके। अगर वो हार्डन क्रिमिनल है तो शायद नहीं बताएगा, लेकिन जो आदमी सोसाइटी में बिजनेसमैन बन के, शॉपकीपर बन के, ट्रेडर बन के, छोटे मोटे बिल्डर बन के, डेवलपर बन के काम कर रहे थे और अचानक कुछ सालों में इतने बड़े बन गए कि लोग देखने लगे, सबके मर्सिडीज गाड़ियाँ आ गई, बड़े बड़े फ्लैट आ गए, फैट बैंक बैलेंस हो गया, रहने सहने का सलीका तरीका बदल गया, शोबाजी शुरू हो गई। कुछ लोग इसके उलट भी हैं जिनके पास बहुत कुछ है लेकिन वो बहुत सीधे साधे बन के रह रहे हैं। तो इस किस्म के सब लोगों से जो पिछले 6-7 महीने में NIA ने बहुत से लोगों की मदद लेके जो इन्वेस्टिगेशन की थी, उसमें जिन लोगों के नाम सामने आए वो सैकड़ों में हैं। कोई 400 से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो NIA के या बाकी दूसरी एजेंसी ED इस किस्म की एजेंसी के रडार पे हैं। उनमें से पहले जो इनको लगा कि इन लोगों की बात करनी बहुत ज़रूरी है, वो 100 से ज़्यादा लोगों से आज के दिन इस समय पूछताछ हो रही है। कितने लोगों को फाइनली कल परसों अरेस्ट किया जाएगा, कितने लोगों को छोड़ा जाएगा, ये भी आने वाले दिनों में पता चलेगा। आज के दिन भी कुछ लोगों को छोड़ा गया है क्वेश्चनिंग के बाद, स्टेटमेंट रिकॉर्ड होने के बाद, जब इनको लगा कि इनकी ज़्यादा आगे ज़रूरत नहीं है, जहाँ अभी इस समय पे ज़रूरत नहीं है, कल फिर जब पूरी स्टेटमेंट्स इकट्ठी रिकॉर्ड की हुई, उनको दोबारा उनका स्टडी किया जाएगा, उनके जो लूज एंड्स हैं वो मिलाए जाएंगे, किसने क्या कहा, दूसरे ने क्या कहा, उनको जब कोरिलेट किया जाएगा, कोलैबोरेट किया जाएगा, वो सब बातें करने के बाद लगता है कि एक बार फिर इनमें से बहुत लोगों को बुलाया जाएगा और बहुत बड़े लेवल पे गिरफ्तारियां भी होंगी। तो ये आज के दिन में मुंबई में चल रहा है और उसमें बहुत सारे लोग जो है वो दाऊद इब्राहिम के करीबी, छोटा शकील के करीबी, अनीस इब्राहिम के करीबी और इनके जो दोस्त हैं उनके ऊपर कार्रवाई की ये जो नकेल है वो कसी जा रही है। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि कानूनी तौर पे हमारी एजेंसीज या हमारा लीगल सिस्टम या हमारी पुलिस फोर्सेस वो दाऊद इब्राहिम और उसके साथियों को 93 के बॉम्ब ब्लास्ट के केस में उनको बराबर डील नहीं कर सकी क्योंकि वो इनके हाथ में नहीं आए। तो अब क्योंकि वो हाथ में नहीं आ रहे, उनको पाकिस्तान का संरक्षण प्राप्त है, एक सेफ हेवन उनको दी गई है वहाँ पे। तो अब कुछ एक हमारी एजेंसीज उसका जवाब देने के लिए एक साइकोलॉजिकल वारफेयर भी कर रही है। जिस तरह ISI जो है वो हिंदुस्तान में एक लो कॉस्ट टेरर ऑपरेशंस करती है, जिनमें उनका खर्चा कम होता है लेकिन नुकसान हिंदुस्तान में ज़्यादा होता है। तो उसका किसी तरह से एक जवाब शायद मैं समझता हूँ NIA देने की कोशिश कर रही है कि जिन लोगों ने कुछ किया वो कानून की सामने आके सज़ा तो नहीं उनको मिल पाई, लेकिन साइकोलॉजिकली उनको तंग किया जा सकता है। जब आप किसी के करीबियों को पकड़ते हो, रिश्तेदारों को आप जेल में डालते हो, कहीं ना कहीं उसका असर उस शख्स की मानसिकता में भी पड़ता है। तो दिमागी तौर पे, इमोशनल तौर पे वो आदमी डिस्टर्ब होता है, ये सही बात है। कुछ इस किस्म की बात भी कही जा रही है। और फिर ख़ास तौर पे जिस तरीके से कुछ लोग बहुत जल्दी अमीर बनते देखे गए, तो एजेंसी का मानना है कि कहीं ना कोई गड़बड़ ज़रूर है, जिसको ढूंढा जा रहा है, तहकीकात हो रही है और आने वाले दिनों में
कुछ बड़े खुलासे होने वाले हैं, ये बात मैं आपको बता सकता हूँ, और कुछ दिनों में ही होंगे, जल्दी होंगे। तो देखिए, आने वाले दिनों में उन सब का इंतज़ार करेंगे। और आज की ये जो स्पेशल एपिसोड आपके लिए मैंने बनाया है, उसमें जो सबसे बड़ी मछली, जिसको कहते हैं पुलिस की भाषा में द बिग फिश इन द नेट, वो भाईजान हैं, जो छोटा शकील के बहनोई हैं। और ये भाईजान वही हैं जो एक ज़माने में दुबई में बहुत साल उन्होंने निकाले। छोटा शकील का एक भाई अनवर भाई, जिसको अनु भी कहते हैं, और ठाकुर उसका एक पेट नेम भी है। पहले पिछले ज़माने में बहुत कन्वर्सेशन में पुलिस को एक सबूत मिला कि ठाकुर नाम का कोई आदमी दुबई से कोई हफ्ता वसूली या एक्सटॉर्शन की कॉल कर रहा है। तो किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि वो कौन है। तो बाद में मालूम चला कि वो और कोई नहीं, छोटा शकील का ही भाई अनवर नाम का शख्स है, जो ठाकुर के नाम से फ़ोन करता था। तो ये भाईजान एक ज़माने में दुबई में अनवर के साथ ही काम करते थे। बहुत सारे काम हैं अनवर के वहाँ पे। रेड सी शिपिंग है, कार्गो की कंपनीज़ हैं, ट्रेडिंग कंपनीज़ हैं। वो सारे का पूरा काम छोटा शकील के बिहाफ पे अनवर और उसके दोस्त हैं कुछ और, इनका ग्रुप है एक बहुत बड़ा, जो दुबई में बैठ के वो बिज़नेस संभाल रहे हैं। और उसके साथ 2006 में जब कोई 8-10 लोग दुबई ने रिपैट्रिएट किए थे, इंडिया को हवाले किए थे, उनमें से एक ये अबू बकर भाईजान भी था, जिसको हिंदुस्तान में लाया गया। उसके पहले ये शख्स वांटेड था 2003 में गुजरात के उस ज़माने के होम मिनिस्टर हरिन पांड्या के मर्डर में। इसको लाने के बाद जब वो केस चला तो उस केस में भाईजान बरी हो गया, लेकिन वो शक की सुई कहीं ना कहीं अभी तक अटकी हुई है। और अभी भी जब उसको अरेस्ट किया गया है तो उसमें भी ये कहा गया है कि ये शख्स हरन पांड्या के मर्डर केस में इसकी ज़रूरत है। तो शायद वो केस कहीं रीओपन करने की कोशिश भी हो सकती है, या उसके हवाले से कुछ और जुड़ी जानकारियां जो एक ज़माने में जो लोगों को लगता है कि किसी पॉलिटिकल तंत्र मंत्र से मैनेज कर लिया गया था सब कुछ, शायद उसको दोबारा सच्चाई ढूंढने की कोशिश की जा रही है। तो ये था आज के इस स्पेशल एपिसोड का मकसद। आने वाले दिनों में और किस्से कहानियाँ लेके फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद।